बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज किरण प्रकाश के वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी तक हमने केवल परावर्तन पढ़ा था, केवल देखा था कि परावर्तन क्या होता है, किस तरह से प्रकाश किरण परावर्तित होती है। लेकिन आज हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले मैं बताऊं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम में होता है। तो इसे समझना स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मान लो ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृथककारी तल है। इधर सघन माध्यम है, सपोज यहां जल माध्यम हो सकता है और इधर विरल माध्यम है, और ये मान लो वायु हो सकता है। माना कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचरित हो रही है, और हम जानते हैं सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो माना ये आपतन कोण I1 है और ये अपवर्तन कोण R1 है। अब हम सघन माध्यम में प्रकाश किरण को I1 से अधिक कोण पर आपतित करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि अपवर्तित किरण अभिलंब से और दूर हट जाती है। अब सघन माध्यम में आपतित किरण के लिए आपतन कोण इतना बढ़ा दिया जाता है कि अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत यानी पृथककारी तल के समांतर संचरित होने लगती है। यानी इस अवस्था में जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री होगी, और इस कोण का नाम दे दिया हमने IC। तो यहां समझेंगे पहले क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण समझ में आएगा, उसके बाद हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्रांतिक कोण क्या होता है देखते हैं इसे। हमने देखा पहले एक प्रकाश किरण को सघन माध्यम में I1 कोण पर आपतित कराया गया। तो जैसे I1 कोण पर आपतित कराया गया तो वो हम देखते हैं कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और जैसे वो अभिलंब से दूर हटती है तो ये जा रही पहली किरण। तो ये पहली आपतित किरण और ये पहली अपवर्तित किरण। इसी तरह से हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, तो हमने देखा अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाता है, ये R2 हो गया। लेकिन अब सघन माध्यम में हमने प्रकाश को एक निश्चित कोण पर आपतित कराया। इस निश्चित कोण पर आपतित कराने पर अपवर्तित किरण इस अभिलंब के लंबवत संचरित होने लग जाती है, यानी अब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो किसी सघन माध्यम में संचरित हो रही प्रकाश किरण के लिए वह आपतन कोण, सघन माध्यम में संचरित हो रही प्रकाश किरण के लिए वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, सघन माध्यम में प्रकाश किरण के लिए वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी यहां कोण IC कितना है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे क्रांतिक कोण किसे कह रहे हैं। यानी अगर किसी प्रकाश किरण को सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करने वाले तल पर एक निश्चित कोण पर अगर आपतित कराया, क्रांतिक कोण पर अगर आपतित कराया, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की लंबवत हो जाती है या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो सघन माध्यम में आपतित प्रकाश किरण के लिए वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आप आई होप आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो देखते हैं इसे, इधर इसको इधर देखते हैं। माना अब प्रकाश किरण को सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया गया। ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है। तो हम क्या देखते हैं, अब प्रकाश का अपवर्तन न होकर सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाता है और उसी कोण पर परावर्तन हो जाता है। तो ये जो घटना कहलाती है, ये कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये वही विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो अब क्या हुआ, जब भी प्रकाश किरण को सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करने वाले तल पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जाता है, तो प्रकाश का उसी माध्यम में अर्थात सघन माध्यम में ही वापस परावर्तन हो जाता है। तो यह घटना
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या बनी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सघन माध्यम की आवश्यकता होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? सघन माध्यम में होता है। लेकिन जब तक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है तब प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और विरल माध्यम में प्रकाश किरण एंटर कर जाती है और अविलंब से दूर हटती चली जाती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण को हम क्रांतिक कोण पर आपतित कराते हैं तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मैं लिख देता हूं यहां, फॉर आईसी आर इक्वल्स टू हो जाता है 90 डिग्री। तो ये हर एक सघन माध्यम के लिए आईसी का मान अलग अलग होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हर सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान भी अलग अलग होता है। ये उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करता है, अर्थात उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अभी हम संबंध भी निकालेंगे, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध होता है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी यहां ये ध्यान रखेंगे कि हर एक सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान भी अलग अलग होता है। तो वापस से मैं दोनों चीज एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम में संचरित होती हुई विरल माध्यम और सघन माध्यम को पृथक करने वाले पृथककारी तल पर एक निश्चित कोण पर आपतित हो और अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वह निश्चित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। और जब प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराया जाता है तो प्रकाश किरण वापस सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसे देख के समझ सकते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में भी कई जगह अनुप्रयोग हम देखते हैं, जैसे मरीचिका प्रभाव, हीरे का चमकना और प्रकाशिक तंतु में। तो इन तीनों पॉइंटों को हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं क्रांतिक कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध होता है या माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध होता है। तो मैं फिर से चित्र बना देता हूं एक बार यहां। ये सघन माध्यम है और ये विरल है। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक हम ले लेते हैं म्यू ए और म्यू आर ले लेते हैं विरल माध्यम का, और सघन माध्यम में ले लेते हैं म्यू डी। डी से मतलब हो जाएगा डेंसर और आर से हो जाएगा रेयर। और ये कोण आई और ये कोण आर और यहां कोण आई इक्वल्स टू आर है। इसी तरह से क्रांतिक कोण के लिए बना देते हैं। सपोज ये वाला कोण आईसी है तो हम जानते हैं कि अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहां संबंध निकाल रहे हैं, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के मध्य संबंध। अगर हम यहां देखें तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो हम स्नेल के नियम से लिखते हैं, स्नेल के नियम से होता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया था, ये म्यू कौन से माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण पहुंच रही है। तो ये कौन से माध्यम में जा रही थी, पहले विरल माध्यम में जा रही थी, और कहां से जा रही थी, ये सघन माध्यम से जा रही थी। तो हम इसे लिखेंगे विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और मुझे इसका उल्टा लिखना हो तो मैं ये भी जानता हूं कि म्यू 21 जो होता है 1 अपॉन म्यू 12 होता है, ये हम जानते हैं। ये मैंने आप लोगों को जल और कांच के पदार्थ के अपवर्तनांक से समझाया था। म्यू 21 इक्वल्स होता है 1 अपॉन 2 म्यू 1। तो हम यहां से लिख सकते हैं म्यू डी आर, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर लिखा जा सकता है 1 अपॉन म्यू आर डी। इस तरह से लिख सकते हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करके लिखा है मैंने।
तो हम जानते हैं जब I बराबर IC है तब स्मॉल r बराबर 90 डिग्री होगा, ये हम जानते हैं। तो ये मान समीकरण में रखेंगे, म्यू आर डी इक्वल्स टू साइन IC अपॉन साइन 90, क्योंकि जब आपतन कोण का मान IC के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ I की जगह रख दिया IC और R की जगह रख दिया 90। तो ये हो गया म्यू आर डी इक्वल्स टू साइन IC, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और इस समीकरण से हम लिख सकते हैं म्यू डी आर। इसे समीकरण 2 दे देता हूं मैं, और ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं म्यू डी आर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू आर डी, यानी 1 अपॉन म्यू आर डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 अपॉन साइन IC। तो यही संबंध होता है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच में, यानी म्यू डी आर इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। इसे हम ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण संबंध है।